में बस यही थॉट था कि ये पागल है, इनके नज़दीक नहीं जाते थे। पर जैसे जैसे थोड़ा मैच्योर है, कॉलेज जाने लगे, तो हमें लगा कि नहीं, रिहेबिलिट हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी भी कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनकी हम केयरिंग कर रहे हैं। कईयों की यहीं डिलीवरी होती है जब लेके आते हैं उनको। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਜਸਕੀਰਤ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। इस शेल्टर होम पिछे की सोच रही, सुनो जसकीरत की जुबानी। एक्चुअली जब हम कॉलेज में जाते थे या स्कूलिंग जब करते थे तो रास्ते में देखते थे कि कई लोग वहाँ पर सड़क के कॉर्नर्स होते थे और मेंटली अपसेट होते थे, तो हम उनको कहते थे कि ये पागल है। तो हमें भी यही जो सोसाइटी का रवैया है कि ये सारे पागल हैं, तो मन में बस यही थॉट था कि ये पागल है, इनके नज़दीक नहीं जाते थे। पर जैसे जैसे थोड़ा मैच्योर है, कॉलेज जाने लगे, तो हमें लगा कि नहीं, रिहेबिलिट हो सकते हैं। तो फिर बस यही माइंड में थॉट आके तो हमने फिर एक शेल्टर होम घर से ही स्टार्ट किया। हमारे गांव में एक पर्सन था, तो उसको लेके आए, उसको रेस्क्यू किया, उसको केयर करी। बस जैसे उसको रखा, एक और पर्सन आ गया, हमने कहा चल तेरी भी सेवा कर देते हैं, उसको रखा। बस ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा ये शेल्टर होम सा बन गया। ये हमारी ही ज़मीन है, फिर यहाँ पर शुरू हो गया। जब उनका दर्द देखते थे ना, जैसे वो सड़क पर तड़फते होते थे, कईयों के कीड़े पड़े होते थे, तो वो देखा नहीं जाता था। फिर मेरे मन में आता था कि मैं अपनी फैमिली को कहता था कि ये सारी उम्र बस यहीं रहेंगे सारे। तो फिर था कि नहीं, इनको कुछ करना है इनके लिए। बस वो मन में जो ज़ील थी, बस उसके लिए फिर इनको वहाँ से हम लेके आए। हर एक पर्सन को कोई भी सड़क पर मिलता है उनको ले आते हैं, फिर उनको केयरिंग करते हैं, उनको रिहेबिलिट करते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। फिर जैसे जैसे वो ठीक होने लगते हैं, फिर हम उसकी फैमिली का एड्रेस बताते हैं, तो फिर हम उनको फैमिली तक छोड़ के आते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे साथ एंटी ट्रैफिक होम सेल डिपार्टमेंट जो क्राइम ब्रांच है वो भी जुड़ गई है, तो वो भी हमारी बहुत हेल्प करती है। नहीं, पर किस तरह से, जैसे आप कह रहे हो कि किसी व्यक्ति को जब आप अपने यहाँ पर लेकर आते हो, कैसे उसकी सेवा कैसे करते हो, कैसे इसको हेल्प आउट करते हो, कैसे उसको रिहेबिलिटेट करते हो? जैसे किसी को हमें किसी भी क्योंकि जो लोकल पर्सन्स है, जो भी देखता कोई ऐसे पर्सन्स को, वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो डर जाता है, उसको होता है कि कौन चक्कर में पड़े। तो जितनी मोस्टली हमारे इस एरिया में कॉलिंग है वो हमें ही आती है, तो हमारी वहाँ टीम जाती है, उसको उसी टाइम वहाँ से उठा के अपनी एम्बुलेंस में लेके आते हैं, और जो पुलिस फॉर्मेलिटी होती है, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, वो पूरी करा के फिर उसके बाद उसका हम फुल बॉडी टेस्ट चेकअप करा के, जो हमारे पैनल्स में डॉक्टर्स हैं उनके साथ फिर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करके, फिर साइकेट्रिक डॉक्टर्स जो CMO से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर लगाई हुई है ड्यूटी, तो उनके साथ उनकी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे देखते हैं कि ठीक होने लग जाते हैं, तो फिर हम फैमिली ट्रैक कर लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस है सर। अगर हम पिछले 3 से 4 सालों की बात करें, जब से आपने स्टार्ट किया ये, अभी तक आपने कितने लोगों को यहाँ पर आश्रय दिया था और कितने लोगों को उसके बाद आप ट्रैक कर पाए हो? अभी तक जो हमारे इस शेल्टर होम में है वो नियर अबाउट 275 पर्सन्स के अप्रॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें से हम अभी तक 172 पर्सन्स ट्रैक करके घर भेज चुके हैं। हमें लगता था कि जो ट्रैकिंग है वो सराउंडिंग एरिया की होगी, पर यहाँ नहीं होती थी। वो होती थी कोई केरला से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई वेस्ट बंगाल से, मतलब मध्य प्रदेश से, डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पर आते थे, और उनमें लेडीज भी होती थी। और हमारे यहाँ पर अभी भी कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनकी हम केयरिंग कर रहे हैं। कईयों की यहीं डिलीवरी होती है जब लेके आते हैं उनको। रही थी, और इसने हमेशा मेरे को यही कहना कि मैंने तो सेवा करनी है, प्लीज मम्मा करने दो। मैं इसको टाली जा रही थी। फिर यहाँ मुस्ताबाद में ही एक आदमी था, हमारे मुस्ताबाद अड्डे पे ही पड़ा हुआ था, वो 6 महीने से बीच में ही लैट्रिन बाथरूम करता था। मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया, फिर हम उसको देखने गए रात के टाइम। फिर वो उसको कहा बाबा बैठ, फिर बैठा, फिर उससे बात करी। उसमें बेड सोर हो रखा था, उसकी काफ़ी बहुत प्रॉब्लम में था वो। फिर वो हमारे पास हाथ जोड़ने लग गया मेरे आगे, बहन जी बचा लो, बहुत दुखी हूँ। फिर मैं वहीं पे खड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड ने पता किया, लोकल पर्सन से पूछा इसका कोई रिश्तेदार है, तो पता चला उसका भाई है। तो उसके भाई के पास मेरे हस्बैंड गए, उससे बात करी, तो उन्होंने
मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसको तू रख अपने पास, तो वो कहता मेरे पास नहीं इसके लिए जगह है, इसके पास तो बदबू बड़ी आती है, तो मैं तो इसे नहीं रख सकता। तो उन्होंने कहा कुछ इसकी केयर करे, कहते जहाँ मर्जी फेंक दो, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, जहाँ मर्जी फेंक दो, मैं नहीं रख सकता इसको। फिर हम तो वहीं खड़े थे, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते बताओ करना क्या। फिर मैंने कहा उठाओ इसको घर ले चलते हैं। फिर उसको हम घर लेकर आए, उसको नहलाया धुलाया, तो वो साफ सुथरा हो गया। फिर उसको अपने घर रखा। फिर हमारे घर के ही सामने एक छोटा सा कमरा था, फिर उस कमरे में उसको रखा, वहाँ बेड बुड बिछा दिया, तो फिर वो रहने लग गया। उसको फिर मैं पीजीआई ले गई, उसकी टांगे ऐसी फोल्ड हो गई थी, बुखार हुआ तो टांगे फोल्ड थी। फिर पीजीआई वाले ले गए, पीजीआई वाले साकेत भेज दिया, साकेत से शूज़ बने। फिर उसको रोज बच्चे मालिश करते थे तो वो चलने लायक हो गया। फिर इसको देख के एक अंधा आ गया जिसको दिखाई नहीं देता था, तो जैसे खाना देने गई 2 बजे, तो वो भी उसने भी खाना खाया, बस वो खाना खा के वो चला गया। नेक्स्ट डे फिर आ गया। फिर मैंने कहा बाबा जी खाना खाओगे? कहते हाँ जी खाऊंगा। तो उसको खाना दिया, तो फिर वो जब बर्तन उठाने गई तो वो कहता बेटा मेरे को भी यहीं रख लो। मैं कहा बाबा जी जगह तो बहुत छोटी है, कहाँ रहोगे, छोटा सा तो कमरा है। कहते नहीं इसी के साथ ही पड़ जाऊंगा, मुझे कहने लगे। मैंने कहा रह जाओ कोई बात नहीं, 2 रोटी ज़्यादा क्या कम क्या। मैं क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो यहाँ रह सकोगे? कहते हाँ मैं रह लूँगा। फिर वो रहने लग गए। फिर उसके बाद एक पैरालाइज वाले बाबा जी हैं, वो आ गए, फिर वो रहने लगे। उनका पैरालाइज हो गया था, कोई उसको रख नहीं रहा था, उसका कोई था नहीं। फिर 3 तो हमने घर रखे, फिर बच्चों ने फिर आश्रम ही खोल दिया। इसका सपना भी था कि भाई हमने आश्रम खोलना है, फिर परमात्मा ने खुलवा दिया। फिर पहले जब हमने जेंट्स रखे थे, फिर कोई मुझे कहता था लेडीज़ रखोगे? मैं कहा ना बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक अंधी आ गई, एक गूंगी आ गई, सबसे पहले लेडीज़ जिसको दिखाई नहीं देता था, एक को गूंगी थी, बोल नहीं सकती। वो जो अंधी थी उसकी तो अभी डेथ हुई है 2 महीने पहले, पर एक गूंगी अभी इन्हीं में बैठी हुई है। तो फिर ऐसे ऐसे आते गए, फिर लेडीज़ भी रखते चले गए, परमात्मा ने सेवा ले ली। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो जो यहाँ के संचालक हैं जसकीरत सिंह जी, वो बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं इनकी। वो इनको इस लायक बना देते हैं कि वो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत क्ल्यू दे दें। तो इनका फ़ोन जैसे ही मेरे पास आता है तो मैं इस आश्रम में उनकी काउंसलिंग करने आता है। कुछ लोगों की तो 1-2 बार काउंसलिंग में फैमिली ट्रैक हो जाती है, तो कईयों के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कि 5 से 6 बार भी उनकी काउंसलिंग करके कुछ पता लग सके। तो ऐसे ही सर यहाँ इस आश्रम में मैं पिछले 5 महीने से कम 12 फैमिलीज़ को मिला चुका हूँ सर। और इसके अतिरिक्त भी जैसे 5 महीने पहले ही मैंने यहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इंचार्ज ज्वाइन किया है। तो मैंने आज ये यहाँ पे 2 फैमिलीज, एक झारखंड से और एक अपना लोकली फैमिली यहाँ आई हुई है। तो मैंने 58 फैमिलीज़ को पिछले 5 महीने में यहाँ से मिला दिया है सर। ठीक है। किस तरह की दिक्कतें आती हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं, मिसिंग जो लोग हैं, जो बिछड़े होते हैं, क्या कारण रहता है कि वो बिछड़ जाते हैं या फिर अपने परिवार से दूर हो जाते हैं? सर सबसे बड़ा कारण उनके अपने जो परिवार की जो उनकी सामाजिक परिस्थितियां हैं उसी की वजह से ही आते हैं। और यहाँ पे जो लगभग मैंने देखा है 58 फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा हैं जो हमारे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की उन फैमिलीज़ के लोग यहाँ पे हैं जिनके हालात वहाँ पर खाने के लिए भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और उनकी फैमिली को ट्रैक करने के बाद भी मतलब कि वो ये चाहते हैं कि हम इनको यहाँ से ना ही लेके जाए तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ आके तड़पते हैं कि हम दोबारा वहीं पे चले जाएं, क्योंकि उनकी उस टाइम तक दिमागी परिस्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि हाँ हमारी फैमिली तो वहाँ है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक तरह से बंदिश तो है ही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वैसे खाने पीने की हर एक तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं अपने घर जाऊँ। तो उसके बाद जैसे उसकी फैमिली को ट्रैक करते हैं तो वो कोई तो बोलता है कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर हम इसको नहीं रख सकते। तो सर हम उनकी हर तरह से मदद करते हैं, उनकी रेल की टिकट भी करवाते हैं, वापसी की टिकट भी करवाते हैं, उनकी फैमिली को लेके आते हैं और दोबारा रेलवे स्टेशन तक उनको चढ़ा कर भी आते हैं सर। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਸਕੀਰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ।